अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बजट के नंबर गेम में फंसी हुई कौम को कौमी क्रिकेट टीम ने भी नंबर गेम में फंसा दिया है। आटा दाल चीनी का हिसाब भूल भाल कर क्रिकेट शायकीन आजकल ये हिसाब किताब लगा रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह शाहीन सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। खिलाड़ियों ने बेशक वापसी के लिए सामान बांध लिया होगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट ने अब भी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि शायद अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए जैसा 92 के वर्ल्ड कप में हुआ था। लेकिन हकीकत में आई है और हकीकत को जान लीजिए कि जो कुछ 2019 में हो रहा है ऐसा 92 में नहीं हुआ था। कप्तान सरफराज अहमद तो आखिर में कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद हो गए हैं। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कोशिश करेंगे कि 500 रन बनाएं और मैच जीतें। देखते हैं क्या होता है, दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम में साथ साथ आज मैं बात करूंगी उन नन्ही कलियों की कि जिन्हें उनके अपने ही इस भयानक माशरे में तनहा छोड़ रहे हैं। बेटियां रब की रहमत होती हैं, अपने बाबा की जान होती हैं, माँ की लाडली बल्कि बेहतरीन सहेली होती है, अपने भाइयों के लिए ढाल होती है। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि सिनफ़े नाजुक माँ हो, बहन हो या फिर बेटी हो, खुलूस और हमदर्दी का पैकर है। बेटी अल्लाह ताला का बख्शा हुआ वो नायाब और कीमती तोहफ़ा है कि जिसकी डोर किसी भी रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। फिर ऐसा क्यों है कि ये नन्ही परी जब किसी के घर में उतरती है तो वो बोझ महसूस होने लगती है? जिनके घर बेटी की पैदाइश होती है दुनिया उससे हमदर्दी करने लगती है। आखिर क्यों बेटियों को इस ज़माने में भी अब भी बोझ समझा जा रहा है? इस अहम मसले पे बात करूंगी और कौन कौन से इशूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको टॉप स्टोरीज दिखा देती हूँ। दौरे जाहिलियत की याद ताज़ा, नौमौलूद की बीमारी वालिदैन के लिए बोझ बन गई। संगदिल वालिदैन नन्ही कली को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। रवा साल 7 बच्चियां प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ली हैं। हमने आपसे क्यों इंतकाम लेना है? आपने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया। आपने अगर किया है तो मुल्क के खिलाफ किया है। जो करेगा वो भरेगा। नैब का सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं। जो करेगा वो भरेगा। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। 40 साल इक़्तिदार में रहने वालों का हिसाब पहले होगा। 6 माह इक़्तिदार करने वालों का भी एहतिसाब हो रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा नहीं है। किसी के फेस को नहीं, हमेशा केस को देखा, ऐसा कहते हैं चेयरमैन नैब। मुल्क का कोई तबका, खा वो बरसर इक़्तिदार है या बरसर इक़्तिदार नहीं है, हमारे लिए बराबर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फेस को देखा हो, हमेशा केस को देखा है। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब बात शुरू होती है तो फैसलाबाद में एक अरेस्ट होता है एयरपोर्ट पे, और अरेस्ट ये जो रैकेट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह की नकलो हरकत चेक की गई। 3 दफा घर की खवातीन साथ थी, इसलिए नहीं रोका गया। राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मिलने वाले तमाम सबूत मौजूद हैं। तफसीलात बताती तो जुड़े हुए किरदार फरार हो सकते हैं। A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। परसों वाकया हुआ है राना सनाउल्लाह साहब वाला, मैं समझता हूँ कि लगता है कि पिछले 30 साल में हमने जमहूरियत की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ये छोटे शहरों में जिस तरह सियालकोट है, वहाँ पे थानों में पुराने ज़माने में ये हरकतें होती, किसी पे क्लैशकॉफ डाल दी, किसी पे हीरोइन डाल दी। लीगी रहनुमाओं की तनकीद, लगता है मुल्क में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकी। वज़ीर आज़म किसी को एनआरओ देने के काबिल नहीं है। मुशर्रफ का मुकाबला किया, अब इमरान खान का भी करेंगे। इमरान खान पहले अपने वज़रा को एनआरओ दे दें। उन केसों की क्या हकीकत है, उस नैब की क्या हकीकत है, ना इसको तारीख कबूल करती है, ना पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं। लेकिन ये जो फिस्ताई हथकंडे हैं ये आमरीत में भी कामयाब नहीं हुए। आज तो एक नाम निहाद जमहूरियत है।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज बात करने के लिए इंपॉर्टेंट सियासी मामलात हैं, एमनेस्टी का मामला भी है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हालत रही है आखिर तक, उस पर बात करने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस टॉपिक से मैं आगाज़ करने जा रही हूँ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज करने के लिए कोई और बात है। बेटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को बेटियों की वजह से किसी तरह आजमाइश में डाला जाता है, फिर वो उनसे अच्छाई करता है, तो ये उसके लिए जहन्नुम से पर्दा बन जाएंगी। सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। फिर वो चाहे लाहौर की बाहिम्मत दुआ खान हो जो बर्गर और शवारमा फ़रोख्त करके घर की किफ़ालत कर रही है, या फिर बिनाई से महरूम इस्लामाबाद की बहनें यास्मीन और नसीम हों जो घर में मौजूद किराने की दुकान चलाकर घर वालों का सहारा बनी हुई हैं। लेकिन उन बदकिस्मत लोगों को ये कौन समझाए जो अब तक ज़माना जाहिलियत में जी रहे हैं, बेटियों को, नन्ही कलियों को, इन मासूमों को बोझ समझ रहे हैं। वो इन्हें इस बोझ को अपने सर से उतारना चाहते हैं और उतार देते हैं। फैसलाबाद में ऐसे ही संगदिल वालिदैन अपनी 9 मौलूद बेटी को एलाइड अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में ये बासानी देखा जा सकता है कि बीमार बच्ची को वालिदैन चिल्ड्रन वार्ड में छोड़कर फरार हो गए। 9 मौलूद की बीमारी वालिदैन के लिए बोझ बन गई। डॉक्टर्स ऐसा बता रहे हैं कि बच्ची का वालिद बीवी को बुलाने का कहकर गया था, लेकिन उसके बाद बस फिर इंतज़ार ही करते रहे। शायद वो मासूम बच्ची भी इंतज़ार करती रही कि माँ बाप वापस आए, लेकिन नहीं आए। सुनिए। शख्स आया है हमारी इमरजेंसी में और ये कह के बच्चा छोड़ गया कि मैं इसकी वालदा है उसको मैं साथ लेके आता हूँ, तो इस दौरान वो बच्चे को छोड़ के चला गया। पुलिस के नोटिस में है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अफसोसनाक बात यह है कि ये पहला वाक़या नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि अस्पताल में लावारिस सिर्फ यही नन्ही कली नहीं है। रवा साल 7 बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ली हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सालाना 20 से 25 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाए जाते हैं। रवा साल, इसी साल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस साल अब तक 13 नौमौलूद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए गए हैं। 2018 में 26, 2016 और 2017 में 25 नौमौलूद की जिंदगियां बचाई गई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक ये नौमौलूद अस्पताल कचरा कुंडी समेत मुख्तलिफ मकामात से मिले थे। अपनों की ठुकराई हुई ये नन्ही कलियां माशरे पर सवालिया निशान है, माशरे के लिए सवालिया निशान है। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस नौयत के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? लाहौर से मोहम्मद लुकमान मेरे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद मुझे शाहीन शहजादी ज्वाइन कर रही हैं। आलिया साहिबा और राना आसिफ साहब भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली जड़ की जानिब मैं चलूँगी। पहले मोहम्मद अली, मुझे बताइएगा, आदादो शुमार क्या बताते हैं, कितनी मासूम कलियाँ हैं जिनके बेरहम वालिदैन उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो औलाद तो वैसे एक नेमत भी, अल्लाह ताला की रहमत भी और बहुत बड़ा तोहफा भी है। लेकिन अलमिया ये है कि जो बेटी अगर किसी घर में पैदा हो जाए तो लोग उसे अपना बोझ समझते हैं, जो कि काबिल अफसोस बात है कि मेरी अपनी 4 बेटियाँ हैं। हम तो बड़े खुश हैं, खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने बेटियाँ दी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये डाटा सामने आया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, तो वो बड़े भयानक किस्म के नतायज है। उसमें अगर देखा जाए तो मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। डाटा इस तरह है कि अगर 2013 की हम बात करें तो ये तादाद पूरे पंजाब में 12 थी, 2014 में 11 थी, 2015 में ये तादाद बढ़कर 23 हो गई और उसके बाद 16 और 17 की बात करें तो ये तादाद 25 रही दोनों सालों में। और अगर हम 18 की बात करें तो ये तादाद 26 तक चली गई और रवां साल ये तादाद 13 हो चुकी है और जिसमें अभी जो इम्कान है ये बढ़ जाएगा। इसकी 3 मेन वजूहात हैं। इनमें एक वो बच्चे हैं जो वालिदैन जो गुर्बत की वजह से, गुर्बत के हाथों तंग हो के अपने बच्चे छोड़ जाते हैं, या वो लोग हैं जिनके पास बेटियां ज़्यादा होती हैं तो वो फिर उन्हें बोझ समझना शुरू हो जाते हैं, तो वो उन्हें पार्कों में, कचरा कंडियों में या फिर इसके साथ साथ अस्पतालों में या ऐसे आम सी जगह पे उन्हें रख के चले जाते हैं। लेकिन 2018 में आप बता रहे हैं 26 और 2019 जो रवा साल अभी चल रहे हैं अली, इसमें आप बता रहे हैं कि 13 बच्चियां अब तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ली हैं। और ये जो आदाद शुमार आप बता रहे हैं ये बेटियों के हवाले से बता रहे हैं ना? जी, ये बेटियों की ज़्यादातर जो तादाद है वो बेटियों की है। और इसके साथ साथ
अगर देखा जाए तो ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इसमें कमी नहीं आ रही। लेकिन एक खूबसूरत बात जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की है वो ये है कि जब इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो वो आम बंदे को नहीं देते, वो किसी गरीब को नहीं देते। और ये डाटा है जिसमें करोड़पति लोग ऐसे हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बदसूरत बात अली ये है कि वो वालिदैन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तोहफा देता है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए छोड़ जाते हैं या फिर कचरा कुंडी में छोड़ जाते हैं या फिर अस्पतालों में छोड़ जाते हैं। इससे ज्यादा बदसूरत बात कोई और नहीं हो सकती। तो शाहीन शहजादी, फैसलाबाद में क्या इसी तरह के आदाद शुमार आते हैं, वहां पर भी कोई इजाफा हुआ है या कमी हुई है? जी बिल्कुल, अभी ये 6 माह का दौरान का जो डाटा है, 6 माह में 7 बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ने अपनी तहवील में ली हैं। एक बच्ची की डेथ भी हो गई क्योंकि वो अलाइड अस्पताल के कैंसर वार्ड के अकब में फेंक के गए थे बच्ची को और वो जल्दी पता नहीं चल सका। सारी रात बच्ची वहाँ पर पड़ी रही, कीड़े नोच के खाते रहे और वो बच्ची की डेथ हो गई। तो जो 7 बच्चियाँ हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अपनी तहवील में ली हैं। और जो अब इस बच्ची का वाक़या है जिसको डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्लोटिन बीमारी है और ये बच्ची को यहाँ पर अलाइड अस्पताल में एडमिट किया गया है जो अभी ज़ेरे इलाज है। इसके वालिदैन तो इसको बीमारी की वजह से छोड़ के गए हैं क्योंकि इसकी स्किन जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बन नहीं पाई थी। वो इस तरह से स्किन लगती है जैसे जली हुई हो, खून रिश्ता है जिल से, और बीमार बच्ची का बोझ नहीं उठा सके। और शर्मिंदगी का बायस ये है, ये वालिदैन है इस माशरे के लिए, माँ बाप जो कि अपनी बच्चियों को नेमत समझते हैं। ये 21वीं सदी में दौरे जहालत की निशानियाँ हैं जो यहाँ पर फैसलाबाद में देखने में आती हैं। ईदी का झूला भी मौजूद है लेकिन उसके बावजूद बच्चियों को रोड पर फेंक के कहीं किसी कूड़े में फेंक कर वहाँ पर चले जाते हैं। अगर किसी की नज़र पड़ जाती है अगर तो रेस्क्यू वाले रेस्क्यू कर लेते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पता चल जाता है तो उस बच्ची की ज़िंदगी बच जाती है, वरना वहाँ पर जानवर उसको नोच के खा जाते हैं या फिर बच्ची की वहीं पर एक दफ़ा एक वाक़या इस तरह से भी हुआ है 2017 में कि एक बच्ची जो कि कूड़े के ढेर पर फेंकी गई थी, किसी ने कूड़े को आग लगा दी और बच्ची वहीं पर झुलस के उसकी डेथ हो गई। और अब जो वाक़या हुआ है ये इस तरह से है कि एक वो बच्ची अलाइड अस्पताल में मुंतज़िर है कि शायद उसके माँ बाप वापस आएँ, माँ की ममता मिले, बाप की शफ़क़त मिले, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर किसी का बच्चा गुम जाता है तो फिर इस तरह से होता है कि अमले की भी, अस्पताल की भी दौड़ें लगी होती हैं, पुलिस वाले भी तलाश कर रहे होते हैं कि बच्चा गुम गया है। लेकिन अब सीसीटीवी होने के बावजूद पता चल रहा है कि 2 अफराद वहाँ पर आते हैं, बच्ची को छोड़कर वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं, आपने ही फैसलाबाद से एक और भी वो तकलीफदेह वाक़या शेयर किया था, नाजरीन को दिखाया था, जब एक मासूम बच्ची को नहर किनारे फेंका हुआ था। सर्दियों की वो शामें, सर्दियों की वो रातें थी, वहाँ से वो बच्ची मिली थी, रेस्क्यू वालों ने निकाली थी, लेकिन उस वक्त तक वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। बहुत बड़ा सवालिया निशान, और माशरे के ऊपर सवालिया निशान, वालिदैन के ऊपर सवालिया निशान, लेकिन उसके साथ साथ ये रियासत पर भी सवालिया निशान है कि अगर वालिदैन अपनी बच्ची को उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उसकी बीमारी को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों हमारे अस्पतालों का इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि वालिदैन को अपनी बच्चियों को फेंक कर जाना पड़ रहा है कि वो इलाज मुआलजा नहीं करवा सकते। आलिया सारिम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, राना मौजूद हैं। आलिया साहिबा, ये वाक़यात आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखती होंगी, आपके पास भी इसी तरह से वालिदैन आते होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, साइकी क्या होती है, क्यों बेटियों को ही क्यों सबसे ज़्यादा छोड़ कर जाया जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ तो कहते हैं वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और फिर आप उस वजूद जन के उनके वजूद ख़त्म करने की आप कोशिश करते हैं। ये एक माइंडसेट बना हुआ है जिसमें मैं बहुत तकलीफ से एक बात ये कहूँ कि जब यहाँ पर हम बैठकर बहुत सारी ऐसी मार्च और ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, जब औरत आवाज़ उठाती है कि हमें ये आज़ादी दो, ये आज़ादी दो, उसके पीछे ये चीज़ें भी कारफरमा होती हैं। औरत को उसका जो बुनियादी हक है वो दे दो। जिस माशरे में, जिस कौम में, जिस मुल्क में औरत को इज्जत नहीं मिलेगी, औरत की ज़ात की नफ़ी की जाएगी, वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। ये इतनी सी बच्ची आज की बच्ची थी, कल की माँ थी, इसको इन्होंने अगर इस तरह से नुकसान पहुंचाया, छोड़कर चले गए, तो ये समझिए पीछे जिस औरत ने, जिस बच्ची ने इसको देखा, वो सोसाइटी से, माँ बाप से, माशरे से, हुकूमत से, सबसे सवाल करेगी। और क्या फिर औरत पॉजिटिव रह सकेगी? क्या हमारी बच्चियां पॉजिटिव रह सकेंगी? इस छोटे छोटे वाकयात को बहुत बड़ा जानिए, ये हमारी साइकी बनती है। एक बच्ची को आप दफनाते हैं, एक बच्ची को आप तबाह करते हैं, तो 10 बच्चियां सोचती हैं कि क्या हमारी इज्जत सिर्फ इतनी है? और एक बच्चे को अगर आप बचाते हैं तो 1000 बच्चियों के हौसले बुलंद होते हैं और 1000 बच्चियां सोचती हैं कि नहीं, हम बहुत कारामद हैं। औरत को उसकी ज़ात की नफ़ी करके आप ये समझें कि आप माशरे को बचा लेंगे, आप माशरे को नहीं बचा पाएंगे। अगर आपने माशरे को बचाना है तो आपने अपने माशरे की औरत, और औरत का मतलब बच्ची को सबसे पहले बचाना है। आगाज़ में कहा कि उसके बुनियादी जो हक है, जो हुकूक है, वो दे दो, तो पहले उसे जीने का हक तो दे दें, उसके बाद बुनियादी हुकूक पर आएंगे। यहाँ पर तो जीने का हक उन मासूम बच्चियों से जिनको भी पता ही नहीं है कि वो लड़की हैं या लड़का है, वो हैं क्या, उनसे जब भी उनका हक छीना जा रहा है। राना आसिफ साहब,
आप कराची में शेल्टर होम्स चला रहे हैं, इस तरह के डेवलपमेंट के आप सदर हैं, इनिशिएटर डेवलपमेंट के। मुझे बताइएगा आप कितने बच्चों को की प्रोटेक्शन इस वक्त आपके पास है, कितने बच्चों को अब तक आपने, बेटियां खास तौर पे कितनी बड़ी तादाद में आती हैं कराची में? किरण, ये जो बेटियों के जो इश्यूज़ हैं, बदकिस्मती से जहाँ पे माशरे में जेंडर जस्टिस और डेवलपमेंट ना हो, और आपने पेट्रियार्की सिस्टम देखा है कि जो एक ताकत और कंट्रोल का माशरा है, वहाँ आप एक्सप्रेशन अगर देखें, हॉस्पिटल में हम देखते हैं जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके साथ किस तरह हमदर्दाना लोगों के वाक़यात होते हैं। तो वहाँ के अगर लिहाज से हम देखें तो हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जहाँ हम खुद डाइवोर्स का, खुला का केस लड़ते हैं। क्यों केस लड़ते हैं जी? उसकी बच्ची पैदा होगी, उसने डाइवोर्स दे दी। तो ये माशरे में हम कहते हैं बेटियाँ अल्लाह की रहमत हैं किरण, लेकिन हमारे रवैये उसके मुतसादिम हैं। जो आपने ये वाक़यात बताए, हम देखते हैं कि जितने कचरा कुंडियों से बच्चियाँ, जितने हम यतीम खानों में जाके देखें तो आपको बच्चियों की रुझान ज़्यादा लगेगा कि जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, जब उनकी एप्लीकेशन हम देखते हैं तो उनकी एप्लीकेशनों में होता है हमें मेल चाइल्ड चाहिए। तो इसका मतलब है आपका माशरा जो है वो सिर्फ कमोडिटी बेस है, वो हर चीज़ को कमोडिटी के लिहाज से तोलता है कि जिस चीज़ की कदरें माशरे में बुलंद है वो उनको पसंद है, जिसकी कदरें नहीं बुलंद। और उन माँ बाप को सलाम है कि जो बच्चियों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उनको रोल मॉडल माशरे में बनाते हैं कि जो लीडिंग करती हैं फ्रंट से। लेकिन बाकी माओं पे क्या गुजरती होगी जब इस तरह के वाक़यात। और पाकिस्तान में किरण सबसे बड़ा हमें जो चैलेंज प्रोटेक्शन में आता है कि गफलत पे कानून नहीं है। अगर माँ बाप ये गफलत कर रहे हैं, नेग्लिजेंस कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि इस नेग्लिजेंस को कवर करने के लिए जब बच्ची को कचराकुंडी में फेंक जाते हैं, जब हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, या ये तो पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2017 की वजह आपको थोड़ा मिल रहा है। जिन सूबों में तीनों में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ तो कोई डेटा ही हमें मैसर नहीं आता कि ये वाक़यात पे दर पे होते हैं और इनको सिर्फ किसी हादसे की सूरत गिरदाना जाता है, ना कि इसके अंदर ये जो बच्चियों का जो नेग्लिजेंस वाला इशू है। वालिदैन के लिए भी कोई कानून साजी होनी चाहिए, आप ये समझते हैं कि गफलत जी। बाहर के मुल्क में मैं था तो वहाँ होटल में एक कमरे में अपनी बच्ची को छोड़ के चले गए 6 साल की। दोनों माँ बाप को फ़ाइन भी हुआ और दोनों माँ बाप को कहा कि हर हफ्ते आपने आके वहाँ पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगानी है और इस बच्ची की कंडीशन बतानी है कि आप कैसे उसको अकेला छोड़ के शॉपिंग पे चले गए। तो ये दुनिया के म्यारात हैं, ये दुनिया की कदरें हैं, ये दुनिया के कवानीन हैं। और हम और हमारी कदरें और हमारे कवानीन शायद ये हैं कि एक वाक़या होता है, उसके ऊपर रोया जाता है, चर्चा किया जाता है, और फिर 1 महीने के बाद दूसरा वाक़या आ जाता है, फिर उसको डिस्कस किया जाता है और वो पुरानी वाली फाइल भी बंद हो जाती है, उस पर मिट्टी भी पड़ जाती है। जो माइंडसेट की आपने बात की आलिया साहिबा, ये माइंडसेट क्या तब्दील हो सकता है? जो हमारे नुमाइंदे जो लाहौर से मौजूद थे वो तो कह रहे थे कि 100 गुना इजाफा हो रहा है, बजाय इसके कि बतदरीज इसमें बेहतरी आती, इसमें इजाफा हो रहा है। चेंज हो सकता है? कुछ आसार दिखाई देते हैं बेहतरी के हमारे? क्यों नहीं चेंज हो सकता है? अगर रिपोर्ट भी इस वक्त हो गई है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वरना क्योंकि मेरे पास तो वो केसेस भी आते हैं, मैंने उस माँ को भी संभाला था जिसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची को कचरे में फेंका था और उस माँ ने देखा था कि उसको कुत्तों ने खाया था, और उसके बाद वो माँ जहनी तवाज़ुन उसका नहीं ठीक रहा। तो मैं अगर उससे लेके अब तक की सूरत हाल देखूँ तो कम से कम अब कुछ आदात तो आ रहे हैं, कम से कम उन चीज़ों को लिया तो जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ कहीं भी निगाह रखी जाएगी, सोसाइटी की जिस गंदगी पर भी निगाह रखी जाएगी और उसको गलत कहा जाएगा, वहाँ बेहतरी के चांसेस हैं। जब हम आज बात कर रहे हैं कि ये काम गलत है तो यकीनन ये बेहतरी की तरफ जाएगा। यही जगह है, यही कमरा है जहाँ पर हमने बात की थी एक दफ़ा, जब औरत अपने हुकूक के लिए बात करती है और वो उस हद तक वो अल्फाज अदा करती है जो हमारे माशरे के अल्फाज ही नहीं है। मैं फिर वहीं जाके माशरे से सवाल करती हूँ, अगर आप औरत को, बच्ची को इज्जत नहीं देंगे तो याद रखिएगा फिर वो इज्जत अगर नहीं मिलेगी तो कहीं लेने की बात करेगी, कहीं छीनने की बात करेगी। मैं नहीं चाहती मेरे माशरे की बच्ची अपनी बुनियादी हुकूक छीनने की बात करे। वो उसका बुनियादी हक है, उसको आप दे दीजिए। और उसका बुनियादी हक सिर्फ दुनिया में आने के बाद नहीं, अल्लाह कहता है जब वो माँ के पास वजूद आया उस वक्त से उसका बुनियादी हक शुरू हो जाता है। तो 9 महीने पहले से आप उसका बुनियादी हक दीजिए। और अगर आप कोई बेहतरी चाहते हैं तो औरत इस वक्त की बहुत मजबूत, बहुत बेहतर हो चुकी है। इस बच्ची को ये तो बोल नहीं सकती थी, आपने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो बच्चियां जो बोल सकती हैं उनको पॉजिटिविटी दीजिए। इस एक बच्ची के पीछे आप 1000 बच्चियों की साइकी खराब कर रहे हैं। इस एक बच्ची को बचाइए ताकि लाखों बच्चियों की साइकी पॉजिटिव लेके जाएं। आप ये ना समझिएगा कि जो होता रहा वो होता रहेगा। ये बच्चियां अब तालीम याफ्ता हैं, ये बात कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात ये कि औरतें ही औरतों की सपोर्ट के लिए भी बात कर रही हैं। फिर वही कहूंगी कि उनको आगे नहीं आने दीजिए जिनसे नेगेटिविटी फैले।
पॉजिटिविटी है, बुनियादी हक दीजिए, सबको दीजिए और बिना मांगे दीजिए, क्योंकि बुनियादी हक मांगने की जरूरत नहीं होती, मिलना चाहिए, आपका हक है तो आपको मिलना चाहिए। सारा अहमद भी इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर की चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपका। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि आदाद शुमार क्या होते हैं, क्या कितने नंबर्स आपके पास अब तक बच्चियों के आ चुके हैं, इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप खुद एक औरत हैं, जब आप किसी बेटी को रिसीव करती हैं, जब आपको मिलता है, आपकी अपनी क्या हालत होती है, क्या सोचती हैं आप? जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। ये हमारे पास तकरीबन डेली ये केसेस आते हैं पूरे पंजाब भर में, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज एक्टिव इन द एंटायर पंजाब। तो तकरीबन रोज ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्पेशली न्यू बॉर्न गर्ल्स को छोड़ देते हैं हॉस्पिटल्स में। तो हमारे पास या तो थाने से हमारी हेल्पलाइन है 1121, उस पर कॉल आती है, या पुलिस स्टेशन से आ रही होती है, या हॉस्पिटल वाले हमें कॉल करते हैं, तो हमारी टीम जाके रेस्क्यू करके लेके आती है। और सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि ये बच्चा रिसीव हुआ है और कॉल आई है। तो जब मैं देखती हूँ उस बच्चे को, एक जो सिचुएशन होती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए ये सोचना कि कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने उस बच्चे को जो है वो पैदा होते छोड़ दिया वहाँ पे, एंड दे डोंट वांट टू कीप हिम और हर। इट्स क्वाइट सैड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड ये इस यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है पाकिस्तान में। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो एक वाहिद इदारा है जो ये काम कर रहा है, और 50,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक हमने जब से ये ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ लास्ट 15 इयर्स में रेस्क्यू किया, उनको अपनी तहवील में लिया है। सारा आप पंजाब, आपने बताया कि ये पंजाब के लिए सबसे ज्यादा कौन से इलाकों से बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं? जी, हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस लाहौर में आते हैं, क्योंकि लाहौर के एडजॉइनिंग एरियाज वाले भी प्रॉब्ली अपनी डिलीवरीज जो लाहौर में आके करवा रहे होते हैं, तो वहीं वो बच्चा हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, तो हमारी टीम जाके उनको रेस्क्यू करती है, अपने पास आती है। इस बच्ची का भी हमारे पास कॉल आई, हमने इसको रेस्क्यू किया और ये हमारे पास फैसलाबाद ब्यूरो में रह रही है। इस तरह बेशुमार हमारे पास वी हैव मोर देन 800 चिल्ड्रन अबैंडन्ड, इसी तरह के केसेस जो हमारे कभी हमें, आपको पता है, कचरे के ढेर में से भी बच्चे मिल रहे होते हैं, न्यू बॉर्न, एंड इट्स अनबिलीवेबल जो जिस हालत में वो हमें मिलते हैं। फिर हम उनका इलाज करवा के अपने पास रखते हैं और वहाँ वो बड़ी खुशी से हमारी ब्यूरो में रह रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए कि जरा सोच के प्लानिंग करके, किसी का फ्यूचर इस तरह अपने बच्चे का जो है वो तबाह करने का उनको हक नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई प्रॉपर तरीके से हमारे पास आके एडमिशन करवा दे, रादर देन जस्ट लीविंग देम ऑन द स्ट्रीट्स। अब सारा, क्या ये पता चलता है जब बच्चे आपके पास आते हैं, क्या आप लोग फिर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि बच्चा छोड़ा किसने है? क्या पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके बाद क्या पता चलता है? ज्यादातर बच्चे किस क्लास से आ रहे होते हैं? जी, हमारे पास बिल्कुल सबका डेटा मौजूद है, स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। हम पता करते हैं कि कौन है जिन्होंने छोड़ा है, कपल का नाम हमारे पास आता है, हम उनको कांटेक्ट करते हैं। जब ज्यादातर हम कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग बताते हैं पेरेंट्स कि हम इनको रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप प्लीज अपने पास ही रख लें इनको। दिस इज द रिप्लाई दैट वी गेट। और फिर हम उनको रखते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी पढ़ाई, सब कुछ टिल दे। सारा इसकी वजूहात जानते हैं, वजूहात पूछते हैं उनसे कि क्यों नहीं रखना चाहते? जी, ज्यादा 99% वो कहते हैं कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनकी फाइनेंशियल जो है वो सिचुएशन ये अलाउ नहीं करती, उनकी माली हालात जो है उनको अलाउ नहीं करती कि बच्चे को बड़ा कर सकें, उसकी परवरिश कर सकें। अच्छा, ये माली हालात, सारा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मुझे बताइए कि माली हालात का जो बहाना पेश किया जाता है वो सिर्फ बेटियों के मामले में किया जाता है या ज्यादातर बेटियों के मामले में किया जाता है? जी, 95% केसेस गर्ल्स के आते हैं। इन्फेंट गर्ल्स जो है ना, दे डोंट वांट टू कीप देम, उनको लगता है वो उनके लिए बर्डन बनेंगी, बाद में कमा नहीं सकती, इसलिए वो छोड़ देते हैं उनको। और हमारे पास ज्यादातर लोअर इनकम क्लास से आते हैं केसेस जो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, वो सारे बिलोंग टू द लोअर सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। जी, बेटियां हो गई तो गुर्बत याद आ गई, अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, और अगर बेटा हो जाता है तो ठीक है, आप सब कर सकते हैं, आप उसको खिला पिला भी सकते हैं और फिर आगे जाकर वो आपके काम भी आ सकता है। आलिया साहिबा, 95% जो केसेस आते हैं वो बेटियां होती हैं। मैंने शेल्टर में देखा है बेटों को कम आते और बेटियों को ज्यादा आते देखे अपनी माओं के पीछे,
एक बात मैं और कह दूं कि जो बच्चों को उठाकर फेंका जाता है कचरे में, उसमें आम तौर से हर मामले में नहीं, माँ नहीं शामिल होती। औरत को वहां भी बहुत बुरी तरह दबाया जाता है। औलाद पैदा ना हो तो औरत के लिए मुश्किल है, पैदा हो जाए वो लड़की हो जाए तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कोई भी फैसला औरत के लिए, माँ के लिए इतनी आसानी से कर देते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। तो कई दफा ये जो इस तरह से फेंकने की कार्रवाई होती है, इसमें मैं समझती हूँ उस माँ को भी दिल में, आप जरूर अपने दिल में वो एक गुदाज उसके लिए पैदा कीजिए। वो नहीं चाहती कि उसको फेंके। मैंने हॉस्पिटल्स में, शेल्टर होम्स में, इवन बड़े बड़े घरों में माँ बाप को संभालते हुए बेटियों को देखा है। ये औरत है जो अपने खून से सोसाइटी को सींचती है और आप उसी से उसका खून, उसका लहू मांग लेते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि अगर इस चीज को नहीं समझा जाएगा तो सोसाइटी का बैलेंस आउट हो जाएगा। इस सोसाइटी को अगर बैलेंस में लाना है तो उसकी कदर करनी पड़ेगी जो कदर के काबिल है, और औरत हर हाल में कदर के काबिल है। ये हर रिश्ते, हर हवाले से आपके पीछे खड़ी होती है। आलिया साहिबा, बेटी की अहमियत बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जो अपने मुंह से नहीं कहती, लेकिन अपने एक्ट से बता रही हैं वो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं, न सिर्फ माशरे के लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए। 2 खवातीन जो ब्लाइंड है, नहीं देख सकती, लेकिन वो करियाने की दुकान चला रही हैं। लाहौर की खातून बर्गर का ठेला चला रही हैं, शवारमा बेच रही हैं। बहुत सारी लड़कियां कराची में मौजूद हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी मौजूद है कि जिनके हस्बैंड्स को कुछ हो गया, वो अपने पूरे घर को लेकर चल रही हैं। हमारे पास कितनी सारी मिसालें, और हम उन बेटियों को बोझ समझ रहे हैं। राना साहब, बताने की जरूरत है कि इस माशरे को जगाने की जरूरत है, झंझोड़ने की, कि बेटियां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं, खुदारा उनको जीने का हक तो दें। किरण, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। किसी चीज़ की तस्दीक के लिए, वेरिफिकेशन की, मैं कहता हूँ माशरे के इक़दार में ज़रूरत नहीं होती। हमारा सोशल फैब्रिक, हमारे रवायात, हमारे रस्म व रवाज, ये वो प्रेशर हैं कि जो आने वाली फोर्सिबिलिटी से वालिदैन को, माँ हो या बाप, उसको इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी बच्ची से दामन छुड़ाने के लिए कभी कचरा कुंडी में, कभी कहाँ, क्योंकि हमने अपने जो रस्म व रवाज, रवायात को इतना विमेन एंटी बना लिया है कि लाखों रुपया होगा तो शादी होगी, लाखों रुपए का जहेज़ होगा तो वो बड़े फ़ख्र से वो लड़का जो है अपनी वो गैरत की जो नाक ऊपर करके बोलेगा कि मुझे इतने जहेज़ मिला, मुझे गाड़ी मिली, मुझे इतनी, मेरी डॉक्टर से शादी हुई, मेरी ये सारे ट्रेडिशन जो हैं आप शादी कार्ड पे चाहते हैं कि आपकी डॉक्टर लिखा हो। राना साहब, आप मुझे एक सेकंड दीजिएगा। वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त शो देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं और जो ये बातें सुन रहे हैं और इस चीज़ पर तकलीफ का एहसास उनके अंदर उमड़ रहा है कि बच्चों को फेंक दिया जाता है, तो वो तमाम लोग अगर ये सारी मिसालें जिसकी बात कर रहे हैं राना आसफ साहब, कि अगर जहेज की ख्वाहिश आपके दिल में होती है, बेटियों को लेकर और दीगर ख्वाहिशात आपके दिल में होती हैं, तो आप भी उतने ही कसूरवार हैं उन वालिदैन के साथ जो इन बेटियों को कचरों के डब्बों में फेंक रहे होते हैं, जो इन बेटियों को समंदर में फेंक रहे होते हैं, जो इन बेटियों को अस्पतालों में छोड़ कर जा रहे होते हैं। तो खुदारा आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे भी शायद जरूरत है कि हम अपने इस माइंड सेट को तब्दील करें। राना साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये आपने जो बातें की, ये सारे सोशियोलॉजिकल काउंट, मैं जब पढ़ाता था सोशियोलॉजी यहाँ या बाहर, तो ये सारे सोशियोलॉजिकल काउंटर फैक्टर हैं कि जो जुल्म, जबर और ज्यादती के माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा एक अलायंस है पाकिस्तानी मर्दों का ख़वातीन के जुल्म के खात्मे का। तो जब तक बोथ जेंडर, आप अक्सर कहती भी अपने शो में, जब तक सारे जेंडर मिलकर जुल्म की बात नहीं करेंगे तो एक तरफा लड़ाई जो है कभी नहीं लड़ी जा सकती। और उसके अंदर हम जो मर्द हैं, हमारा भी उतना ही जुल्म और ज़्यादती में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कि जिससे हम, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की आलिया भाभी ने, कि वो एम्पावर ही नहीं होती अपनी बच्ची की खुशी मनाने की, कि मैं खुशी मनाऊं या ना मनाऊं, तो उसकी खुशियां भी एम्पावर उस कंपोनेंट से होती हैं कि जो कंपोनेंट जुल्म और ज़्यादती और जबर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं नहीं, उस माँ का भी कसूर है जिसने बच्चा वो कचरा कुंडी में फेंक दिया। मेरे पास अभी परसों एक तलाक का केस आया कि जैसे ही दूसरी बेटी पैदा हुई, उसने बहुत बड़ा HR मैनेजर है, मैं कहता हूँ क्या किताबें पढ़ी और क्या उसने लंदन में पढ़ा। 3 चीज़ें किरण बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वन लाइनर आपको बताता हूँ। एक, नॉलेज होना, आपको इल्म है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बेटियों की हुर्मत का हुक्म दिया है। एक, उसका एटीट्यूड होना, हम सब कहते हैं हाँ हम तो बड़े इस्लाम पे चलते हैं। और तीसरा, प्रैक्टिस हम नहीं करते। प्रैक्टिस हमारी हमेशा एंटी है। कोई बॉस हमारी फीमेल आ जाएगी तो हम नीचे से बोलेंगे मैडम को क्या पता यार, उसको क्या पता। हम हमारी गॉसिप में अगर आपको बताऊं, मैंने बड़ी रिसर्चेस की हैं यहाँ भी, अमेरिका में भी, कि हमारी क्या एटीट्यूड क्या होता है, हमारा नॉलेज क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होती है। हुकूमत का हम अगर देखें तो नॉलेज क्या है, UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड कहता है कि आर्टिकल 20 ने पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट ने, हर एक ने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 2 कहता है नहीं होने देनी। लेकिन आप रोज प्रोग्राम करती हैं, खुदारा अल्लाह रसूल के वास्ते लोग अपने
गुड़ नहीं दे सकते, बच्चियों से गुड़ जैसी बात करें और अपने रवैयों को तब्दील करें। अपने रवैयों को तब्दील करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। सारा, आपसे मैं लास्ट कमेंट लूंगी। आप बच्चों को महफूज करने के लिए तो काम कर रही हैं, आपको लगता है हमारा माशरा इस नहज पे पहुंच चुका है कि हमें दिमागों को बेहतर करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसे ब्यूरोज बनाने पड़ेंगे? किरण, आई एग्री विद यू, एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसमें मैस अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए, जो हमने स्टार्ट भी किया 2 months अगो। उसका मकसद ये कि लोगों को चाइल्ड राइट्स, चाहे वो गर्ल चाइल्ड राइट्स हो या बॉय चाइल्ड राइट्स, उनको उनके बारे में अवेयर करना, क्योंकि ये कभी पहले पाकिस्तानी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है कि ऐसी कोई कैंपेन चलाई गई हो चाइल्ड राइट्स के ऊपर। हम घरों घरों जाके डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स और ये अवेयरनेस क्रिएट करें। एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास पिछले महीने में 7 अडॉप्शन मेरे थ्रू हुई है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, और वो यू विल बी सरप्राइज दैट वो सारे जो कपल्स जो इंटरेस्टेड थे वो थे from a higher income class and they were educated, and उनकी requirement थी that we want a baby girl child. I was so happy जब मैंने सुना कि उनको गर्ल चाहिए, तो 7 newborn infant girls अडॉप्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे माँ बाप को भी सामने लेकर आना चाहिए जो औलाद के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा, उसके लिए तरस रहे हैं, ताकि उन माँ बाप को दिखाया जाए जो अपने बच्चों को, जो अल्लाह उन्हें नेमत दे रहा होता है, रहमत दे रहा होता है, वो उसे जहमत समझकर फेंक देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आप साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। राना आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया कि समर टेलीविजन ने इस अहम मौजू पर बताया, तो अल्लाह की जुबान में तासीर पैदा करे और लोगों के रवैये तब्दील। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा साहब मौजूद थी। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। 92 वर्ल्ड कप के बारे में हमने सोच कर 2019 के वर्ल्ड कप को भी उसी तरह बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने ऐसी कोई खास कोशिश नहीं की। इसी पर बात कर लेते हैं। शुरू के 4 मैचेस वेस्ट इंडीज से हारे, इंडिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, श्रीलंका बारिश की नजर हो गया, वरना शायद यहां भी हम मारी खाते। ओपनर्स चले नहीं। फखर जमान 7 मैचेस में 24 की एवरेज से खेले, 173 रन बनाए। इमामुल हक सेंचुरी के सपने सजाए, 7 मैचेस में 105 रन बना सके, 29 की एवरेज से खेले। ओपनर्स सिर्फ 150 बना पाए। आबिद अली आपके पास था, लेकिन आप लेकर नहीं गए। 15 रुकनी स्क्वाड में कोई तीसरा ओपनर आपके पास नहीं था। क्या सिलेक्शन किया आपने इंतजाम? किसकी जगह बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए आपने सेमीफाइनल तक जाने का चांस गवा दिया? कहते हैं कि बड़ों की जरूरत हर जगह रहती है, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो फिर अपनी सरबराही में छोटों से काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़े ना खुद कुछ करते हैं, ना दूसरों को करने का मौका देते हैं। शुएब मलिक जनाब 3 मैचेस में 8 रन 2 बार डक पर आउट हुए। आपका एवरेज बताकर ना मैं खुद शर्मिंदा होना चाहती हूँ, ना मैं टीम को शर्मिंदा करना चाहती हूँ। शुएब मलिक साहब, आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ, जरा सुनाइए। बोल चुका हूँ कि 2019 वर्ल्ड कप जो है मेरा 50 ओवर क्रिकेट का लास्ट इवेंट है, और T20 जो है वो मैं कोशिश करूँगा खेलता रहूँ। तो शुएब मलिक, बकौल आपके वर्ल्ड कप आपका आखिरी टूर्नामेंट था 2019 का। काइंडली रिटायरमेंट के बारे में संजीदगी से सोच लें और टीम पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। मोहम्मद हफीज 7 मैचेस में 226 रन आपने दिए और 3 बार पार्ट टाइम बॉलर्स के हाथों आउट हो गए। सीनियर प्लेयर हैं आप, 2 विकेट्स आपने ली। आप भी रिटायरमेंट का सोच लें तो किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं है। मर्दे बहरान ओवरऑल मैचेस में सिर्फ बाबर आजम और हारिस सोहेल रहे। 3 मैचेस की नाकामी के बाद ख्याल आया कि अंडों पर आउट होने वालों को अंडों के रिकॉर्ड पर ही बिठा दिया जाना चाहिए और बाकियों को मैदान में उतारना चाहिए। बॉलिंग लाइन की अगर मैं बात करूं तो हसन लाइन 4 मैचेस में 2 विकेट्स, 128 का एवरेज। टीम में नई गेंद का बॉलर ही नहीं था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्तिदाई ओवर्स में विकेट हासिल करना टीम पाकिस्तान के लिए एक भयानक ख्वाब बना रहा। आगाज के मैचेस में उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर थे, तो शाहीन शाह अफरीदी आखिरी मैचेस में रिदम में नजर आए। मिडिल ओवर्स की बॉलर्स भी अपना काम बखूबी अंजाम देते रहे। आखिरी 3 मैचेस में क्योंकि हमने आगाज में विकेट हासिल की तो मैच अपने नाम किया। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही नाकाम लौट कर आए हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर इस वर्ल्ड कप में हमने हासिल किया। टीम पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप करने में रिकॉर्ड बनाया। 6 मैचेस में 30 में से 14 कैचेस सिर्फ पाकिस्तान ने ड्रॉप किया और पहले नंबर पर रहे। इंजमाम, एक सरप्राइज की बात आप कर रहे थे, पहले वो सुनिए जरा, याद कीजिए। फायर फाइटर, सरप्राइज पैकेज मोहम्मद हसनैन। तो वो 7 मैचेस में वो सरप्राइज पैकेज मोहम्मद हसनैन कहाँ गया और चश्मे मैदान क्रिकेट ने देखा क्यों नहीं? ये सरप्राइज था इंजमाम साहब आपकी तरफ से। टीम पाकिस्तान की नाकामी की जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आयद होती है उससे कहीं ज्यादा सेलेक्टर कसूरवार हैं। 6 अच्छे बैट्समैन और 5 अच्छे बॉलर्स कौन है? सिलेक्शन टीम क्या ये भी नहीं जानती?
ये वर्ल्ड कप की सिलेक्शन की थी आपने या फिर गली मोहल्ले की क्रिकेट की? क्या पीसीबी इस बात का जवाब देगा? चहमगोइयां हो रही हैं, बातें लोग कर रहे हैं कि बिग थ्री ने भी अपना काम दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था, सेकंड पर इंडिया था, इंग्लैंड के चांसेस नहीं थे। इंडिया ने अपनी शिकस्त से सेमीफाइनल की रसाई को आसान बनाया, लेकिन ये सिर्फ बातें हो रही हैं, ये चहमगोइयां हो रही हैं। मैं वसूख के साथ ये बात नहीं कह सकती, लेकिन यहां भी बात ये कि अगर टीम पाकिस्तान थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करती तो ये प्लानिंग अगर हो रही थी, अगर बिग थ्री की जानिब से हुई है तो नाकाम हो सकती थी। अब अल्लाह अल्लाह करके जनाब हमारी हालत ये कि पाकिस्तान का रन रेट है -0.792। कल बांग्लादेश से मुकाबला है, अगर 316 रन से बांग्लादेश को हरा दें तो सेमीफाइनल खेल सकते हैं, लेकिन इससे पहले मुकाबले का फैसला टॉस से ही हो जाएगा। अगर टॉस जीते तो चांस बन सकता है, वरना 6 की सीटें तो कंफर्म हो चुके हैं हमारी। बांग्लादेश की टीम को देखते हुए बड़े मार्जिन की जीत का गुमान करना किसी दीवाने का ख्वाब लगता है। शायद कोई मौजिज़ा हो जाए, शायद कोई करिश्मा हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, जैसा कि सरफराज कह रहे हैं, जैसा कि सरफराज अभी भी पुरएतमाद हैं कि पाकिस्तान टीम कमबैक करने के बाद जो बकिया 4 मैचेस में कमबैक किया, उसके बाद फिर मजीद कल कुछ करना चाहती है। दुआई कर सकते हैं, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में सिर्फ और सिर्फ हमारी दुआई पहुंचा सकती हैं। शायद बहैसियत कौम अब हम दुआई कर सकते हैं, बाकी टीम और सिलेक्शन कमेटी तो हाथ कर गई है हमारे साथ। मेहमान साथ मौजूद हैं, इस आपसे तारुफ करवाती हूँ। अब्दुल माजिद भट्टी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे किसी और एंगल पे बात करूं, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये जो चहमगोइयां हो रही हैं बिग थ्री को लेकर के, बिग थ्री ने काम कर दिखाया अपना, क्या इतने बड़े वर्ल्ड कप में कोई चहमगोइयां से ये जो साजिश जिसे कहा जा रहा है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखें, जो चीजें टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, हम तो यहाँ इंग्लैंड में सारी चीजें ग्राउंड में देख रहे हैं। बहुत सी चीजें देखें, बगैर कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को तो अदालतें भी नहीं मानती, लेकिन जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो तो कुछ रियलिटी, कुछ और ही हकायक बता रही है कि गड़बड़ तो हुई है। जिस तरह इंडिया हारा है इंग्लैंड से, उस मैच के बारे में भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने हथियार डाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी देखें, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कह गए हैं कि जी जो टीवी पे सामने नजर आ रहा है गड़बड़ तो है, लेकिन माजी में भी ये होता रहा है, लेकिन ना कभी किसी ने तहकीकात के बारे में सोचा और ना किसी ने इस बारे में बात को आगे बढ़ाया। देखिए, क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो इस मामले को आईसीसी मीटिंग वर्ल्ड कप के फौरन बाद होने वाली है, वो उठा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि क्रिकेट बोर्ड भी इस मामले में कोई तनाजा खड़ा करेगा। लेकिन हकायक जो हैं वो टेलीविजन पे आपने भी देखा, हमने यहाँ बैठ के देखा, तो बहुत नजर आ रही है। ठीक है माजिद भट्टी साहब, आप साथ ही मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास साहब भी हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इलियास साहब, जिस वक्त सब कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिखा दिया कि वो कितना प्रैक्टिस करके गए थे, कितनी प्रैक्टिस में थे या कितने फॉर्म में थे, उस वक्त भी आप पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। सर, अब जो हाल हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लाइक पिछले मैचेस जो इंग्लैंड की तरफ से हम दुआ कर रहे थे कि शायद इंग्लैंड हार जाए, फिर पाकिस्तान का कोई चांस बन जाए, लेकिन उस तरह का कुछ हो नहीं पाया। आप बताइएगा, आपको सिलेक्शन में कहाँ गलतियां, कहाँ खामियां नजर आई? क्या हमारी सिलेक्शन टीम वर्ल्ड कप के लिए संजीदा नहीं थी? नई गेंद का बॉलर हमारे पास नहीं था, तीसरा ओपनर हमारे पास नहीं था, क्या प्लानिंग करके गए हम? I think my personal view is, as a cricketer, as a Pakistani, which I'm proud of it, वो ये है कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई थी, देखें, जो आपके पास होगा उसी पे आपने टीम को सेलेक्ट करना है। अच्छी करती है, बुरा करती है, लेकिन पॉइंट एंड ऑफ द डे ये है कि वहाँ पे जब टीम गई है, और मेरी नज़रों में व्हाट आई बिलीव, आप सब भट्टी साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमें जो मैचेस मिले हैं इन द बिगिनिंग, अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडीज, सारे हार्ड मैच मिले हैं, और न्यूजीलैंड को सॉफ्ट टारगेट मिलते रहे हैं बिगिनिंग में। आप निकाल कर देख लें जो मैचेस हैं, और वेस्ट इंडीज का जो मैच था, आई थिंक इट वाज ए अनप्लेएबल पिच। मेरा ख्याल है कि वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने पहले की बैटिंग पहले आ गई,
और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप निकाल के ओवरऑल परफॉर्मेंस, हमारी फील्डिंग और हमारी बैटिंग ने लेट डाउन किया पाकिस्तान टीम को। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैच निकाले, फिंच ने 100 किया था और आसिफ ने आमिर की गेंद पे आई थिंक 4-5 रन होंगी उसके, वो ड्रॉप कर दिया। तो और उसके बाद क्या ना, हफीज वाज बैटिंग अबाउट 39-40 और फुल टॉस पे फिंच के गेंद पे उसने लगाई और डीप मिड विकेट पे कैच हो गया। ये हमारियां भी गलतियां। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, किसी ने वहाँ पे जो वहाँ की मैनेजमेंट है, स्पेशली कोच, वो कोचेज है, उनका काम होता है कि जी बताएं इनको कि ये क्या करना है क्या करना है। उनको वो बताते होंगे, हम श्योर वो बताते होंगे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं लगी यहाँ पे कि आपकी जो बैटिंग और मुझे मलिक को खिलाते रहे हैं, और व्हाट ग्राउंड ही वाज प्लेइंग ऑन नंबर 7। मलिक अगर मलिक को खिलाना है, शोएब मलिक को, तो उसको ऊपर खिलाएं आप, नंबर 7 पे। ही इज नॉट अ बिग हिटर। तो ये भी एक प्रॉब्लम। ये पता नहीं क्या थॉट थी, वो क्या नाम, हैरिस को इन्होंने पहला मैच खिलाया, यस ये रैन, वो लाइन में नहीं आया, आउट हो गया। उसके बाद आया, मैं आपके प्रोग्रामों पे बैठ के बातें करता हूँ, उसको खिलाना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी टीम को जो है ज्यादती की गई हमारे साथ। ये आप पट्टी साहब कह रहे हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड के साथ हुआ है, इंडिया का, मैं बैक पार्टनर, इंडिया का मैच, मैं नहीं कहता, मैं भी कहता हूं, लेकिन आप देखें गंगोली को, नासिर हुसैन को निकाले, इंग्लैंड का कैप्टन है। इट वॉज लुक लाइक इट्स गोइंग टू बी ए ब्लफ गेम हो रही है, देयर समथिंग फिशी इन इट, समबडी पुट अ फिंगर इन द टिल। और आप लास्ट मैच में न्यूजीलैंड का देख लें, वो न्यूजीलैंड की टीम इतनी वीक नहीं है कि हाउ दे प्लेड यस्टरडे, वो टेलर जैसे रन आउट हुआ, देयर वाज नॉट ओनली ए सिंगल। तो आप वो भी देख लें। तो ये मुझे ये महसूस हो रहा है कि there's something wrong somewhere. I don't have इलियास साहब, अगर दाल में कुछ काला है भी तो, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आगाज से हमने कौन सा इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि हम इस बात पे रोते रहे कि हमारे साथ कोई साजिश हो गई है। माजिद भट्टी साहब, सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। जी इलियास साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। माजिद भट्टी साहब ये कहिएगा, 500 रन की बात कर रहे हैं, मुमकिन नजर आ रहा है आपको हम सेमीफाइनल में कहीं भी किसी भी तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए किरण, क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन हकायक जो है वो तो, अब रियलिटी तो यही है कि पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप का सफर जो है ये खत्म हो गया है। हम जिस तरह पिछले 3-4 साल से दावे कर रहे थे कि हमारी तैयारी जबरदस्त है, हम वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए ऑल आउट जाएंगे, वो तैयारियां नजर नहीं आई। हमने बड़े बड़े नामों पर रिलाय किया, लाइक शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज ने एक मैच में परफॉर्म भी किया, लेकिन हम हार से डरते रहे। हमने नए लड़कों को मौका देने से गुरेज किया, हमने यूथ जो है, जो फ्रेश ब्लड है, उसको लाने से इसलिए हम डरते रहे कि कहीं हम हार ना जाएं। लेकिन एक ये भी हमें हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त जितनी क्रिकेट हो रही है, हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हम उससे पीछे हैं। इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है, इवन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो वनडे क्रिकेट खेल रही है, हम वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो हमें अपने स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हमें हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा कि हम इस वक्त दुनिया से पीछे हैं। हम हार से डरते हुए बड़े बड़े नामों को इसलिए मौका देते हैं कि शायद कोई मौजजा हो जाए, शोएब मलिक किसी दिन परफॉर्म कर जाए। लेकिन शोएब मलिक का जो रिकॉर्ड था इंग्लैंड में, 13 रन की औसत से उन्होंने स्कोर किया हुआ, हमने शोएब मलिक को मौका दिया। हमारी जो तैयारी थी, हमने सिलेक्शन में पूरे 2.5-3 साल से इंजमामुल हक ब्लंडर पे ब्लंडर करते रहे, किसी ने उससे पूछने की कोशिश नहीं की, और अब जो नविश्ता दीवार था वो सबके सामने। तो अब हमें सख्त फैसले करने की जरूरत है। अब हमें मिकी आर्थर जैसे बड़े नाम के कोचेस की जरूरत नहीं है, जो जाके हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें हमारे जो हेड कोच है वो देखने की जहमत ही नहीं करते कि बच्चा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या परफॉर्म कर रहा है। वही 25-30 लड़कों के गिर्द पाकिस्तान क्रिकेट घूमते रही, और आज आप अंजाम देख लें कि अब सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। मेरा ख्याल है जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्रिकेट में भी नया कल्चर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इलियास साहब,
जो बात कर रहे हैं भट्टी साहब, तो हमारा तो आलम ये है कि हर वर्ल्ड कप में हम देख लें परफॉर्म नहीं करना, लेकिन दुआएं और उम्मीदें ये करनी है कि ये वाली टीम आउट हो जाए, वो कम स्कोर कर ले, वो ज्यादा स्कोर कर ले, ये इसको जीत जाए, वो उसको हरा दे, तो फिर हम शायद सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम बड़ी टीमों की तरह परफॉर्म करेंगे? हम भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में कहीं किसी नंबर पे अपनी परफॉर्मेंस से पहुंचेंगे? सितारों के आगे जहां और भी हैं। बात सारी ये है, देखें बात सिंपल है कि जब हमने पहला मैच खेला और हार गए वेस्ट इंडीज से, हमें चाहिए था कि अटैक करते, व्हेन वी आर बैटिंग वी मस्ट गो फॉर अटैक, और हम रन्स बोर्ड पे लगाते। कैलकुलेशन देखें, हमें पता था कि जी ये कहीं पे ये बात ना आ जाए कि वी हैव टू गो थ्रू द रन रेट पे, लेकिन किसी ने ये, आई एम श्योर किसी ने वहाँ सोचा भी होगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अगर आप देख लें अफगानिस्तान के मैच पे, तो हमने वो जो अफगानिस्तान 100 2 कुछ भी जो भी था, वी स्कोर दैट वन इन 49.4 ओवर में, वो भी हम मैच आगे लगे। कलेक्शन जो है रन रेट, किसी ने नहीं सोचा कि हमने क्या करना है। लेट्स ओनली जो हमारा जो माइंड फिक्स था कि जी मैच जीते। देखिए मैच जरूर जीते, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब आपने मैच जीतने से को, अगर आप कल उससे बांग्लादेश से मैच जीत भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि यू स्टिल अंडर रन रेट। तो ये किसी ने सोचा है या नहीं सोचा, मुझे इस बात का इल्म, लेकिन बात सारी भट्टी साहब से मैं सर्टनली एग्री करूंगा कि जो अब जो व्यू है सब क्रिकेटरों का जनरल, आपको यू हैव टू रीथिंक कि अब फ्यूचर क्या करना। जहां तक बिल्कुल लियाज़ साहब आप भी यही बात कर रहे हैं और भट्टी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि क्योंकि नया पाकिस्तान है तो अब क्रिकेट में भी नई जिद्दत आनी चाहिए, सिलेक्शन में जिद्दत आनी चाहिए। जो टीम बैठी हुई है, जो ब्लेंडर पे ब्लेंडर मार रही है, अब क्रिकेट की हालत को तब्दील करने के लिए सख्त फैसले, मुश्किल फैसले पीसी की बी को भी लेने पड़ेंगे, क्रिकेट में भी लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, प्रोग्राम में आप साथ। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है, यही डिस्कशन हो रहा है कि कल पाकिस्तान का अल्लाह जाने क्या होगा। टिकट तो वापसी के हैं 6 तारीख के, लेकिन फिर भी उम्मीद है, दुआ है कि काश कोई चांस बन जाए। बात कर लेते चेयरमैन नैब के हवाले से जो आज काफी गरजे और बरसे हैं। नैब का सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। नैब सियासी इंतकाम किस लिए लेगी और क्यों लेगी? एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा। तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा, और इस वक्त उनका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। मुल्क का कोई तबका, खा वो बरसर इक़्तिदार है या बरसर इक़्तिदार नहीं है, हमारे लिए बराबर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फेस को देखा हो, हमेशा केस को देखा है। 90s में होंडा 70 पर थे, अगर आज उनसे ये पूछा जाए लंदन में इतनी जायदादें कैसे बनी हैं, तो आप बताएं इसमें नैब का क्या कसूर? जो करेगा वो भरेगा। अगर इस करप्शन का हिसाब न लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये नैब खुद मुजरिम। एक मरतबा साबित कर दें कि नैब के किसी फर्द ने बशमूल चेयरमैन किसी कौमी असम्बली के मेंबर से अगर कभी मुलाकात की है, मैं खुद ही अपनी पोस्ट से अलहदा हो जाऊँगा। चेयरमैन नैब की जानिब से दावा किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शवाहिद और शहादतें मौजूद हैं। लोग नैब पर लान तान के बजाय अदालत में दिफा पर वक्त लगाएं। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इल्ज़ाम यह आ रहा है कि हुकूमत नैब को सियासी इंतकाम के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बाज़ हुकूमती अरकान भी नैब से खुश नहीं है, इसका इजहार अक्सर किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद वलीद साहब साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज चेयरमैन नैब ने की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा ना कि शवाहिद और शहादतें मौजूद हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर शवाहिद और शहादतें मौजूद हैं फिर भी जमानतें हो रही हैं, मुलजिमान बरी भी हो रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये बड़ी सोचने की बात है ना कि जो नैब के चेयरमैन हैं वो गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स देते हैं, तकारीर भी करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि हमारे पास पूरे सबूत होते हैं, उसके बगैर किसी को हम उठाते नहीं हैं। लेकिन आप देखें कमर इस्लाम को उन्होंने साफ पानी कंपनी में उठाया, लेकिन उसके बाद काफ़ी
कोई 2-4 महीने रख के उसके बाद छोड़ दिया कि कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। तो ये बड़े सवालात उठते हैं नैब की कारकर्दगी के ऊपर कि आप जब किसी शख्स को उठाते हैं, उसको जेल में रखते हैं, हवालात में रखते हैं, उसके बाद वो रिहा हो जाता है। इसी तरह के बहुत सारे दूसरे सवालात हैं कि इतने पुराने केसेस आपने रखे हुए हैं अपने पास, जब आप चाहते हैं उनको उठा लेते हैं। जैसे एक मिसाल है लाहौर के जो रायवन रोड है, ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ 1993 में, तो वो केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो जब चाहते हैं फिर खबरें देते हैं कि जी हम उस केस में तलब कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब तो वो जेल में चले गए, अब वो केस रुका हुआ है। मे भी जब कल को जेल से बाहर आए तो फिर वो केस निकाल लें। तो ये सवालात हैं, इनका जवाब उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आसिम भी हैं, शर्जील मेमन भी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने हैं। 1.5 2 साल हो गई, सजाएं नहीं हुई हैं, अभी तक शवाहिद नहीं पेश कर सके, सबूत नहीं पेश कर सके, जमानतों पर रहे हुए में। अब चेयरमैन नैब ये भी कह रहे हैं कि वो फेस नहीं देखते, केस देख रहे होते हैं। हाँ, फेस नहीं देखते, ये तो देखें जो सामने नजर आ रहा होता है ना, फेस वो ना देखें, लेकिन लोग फेस देख रहे हैं। लोगों को नजर आ रहा है कि किन की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, किस तरफ जाके वो टारगेट कर रहे हैं। कौन सा बंदा 2 स्टेटमेंट्स देता है फिर उसको नोटिस चला जाता है। तो ऐसा फिर नजर भी नहीं आना चाहिए ना। अगर वो फेस नहीं देखते तो फिर लोगों को भी ऐसा नजर नहीं आना चाहिए, और वो पूरी तफ्तीश करके, पूरी तहकीक करके, वाइट कॉलर क्राइम है, उसके एक्सपर्ट्स पूरी चीज एविडेंस इकट्ठी करके उसके बाद समन करें, और उसके बाद वो फर्द जुर्म आयद करवाएं, और जब वो पकड़ें तो वो छूट ना सके। ये एक सवाल है पूरा कि जो कौम है वो जानना चाहती है कि नैब अगर बिल्कुल शफाफ तरीके से एहतसाब कर रहा है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को बहाना मिले। इस तरह की कार्रवाइयों से कि अगर जमानतें हो रही होती हैं, अगर रिहाइयां हो रही होती हैं, तो फिर अपोजिशन जो आजकल एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है इससे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली अपोजिशन इस तरह के केसेस को फिर एक्सप्लॉइट करती है कि वो मिसालें देती है कि ये देखें इस केस में आपने देखे क्या किया। कुछ ऐसे केसेस हैं जो हुकूमत के लोग हैं, फिर आपका इंटरव्यू छप गया, उस इंटरव्यू में आपने क्या कुछ कहा वो भी आवाम के सामने, सबके सामने है, उसकी आपने तरदीद भी नहीं की। तक ने इस बात पर नाराजगी का इज़हार किया था, ये जो झोल है उसका तस्करा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वलीद। खत्म हो गया है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।